मेरे प्रिय मित्रों, एएस साहित्य एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है सकुशल और आनंद से होंगे और डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट जरूर हल करते होंगे। तो आइए देखते हैं भाग 4 का प्रश्नोत्तर संख्या 47। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? निम्न पंक्ति के इसमें पूछा जा रहा है, निम्न पंक्ति के रचयिता कौन है? आइए हम देखते हैं सर्वप्रथम जो है इसमें किस रस का प्रयोग है। तो इसमें किस रस का प्रयोग है? वीर रस का प्रयोग है, वीर रस का प्रयोग है। और प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 47 का ए ऑप्शन सही होगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 48, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में पारसौली के रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में पारसौली के रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। रोनकता नामक ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई थी। 1563 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु का नाम जो है वल्लभाचार्य था। क्या नाम था इनके गुरु का नाम? इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अर्थात जो है प्रश्नोत्तर नंबर 48 का डी ऑप्शन शुरू हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र मध्वाचार्य जी ने किया था। विट्ठलनाथ जी ने, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने किया था। और जिसमें से जो है 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुसूप, कृष्ण, गोछीज, नंद, जिसको आप सभी को जो है पिछले वीडियो में बताया गया है। कुसे कुंभनदास, सुसे सूरदास, और ये टोटली जो है कालक्रम के अनुसार बताए गए हैं। अब अर्थात ये हो गया प्रश्नोत्तर नंबर 48 का डी ऑप्शन सही हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 49। प्रश्नोत्तर नंबर 49 देखिए, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का काम किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का काम जो है बिहारी दास जी ने किया था। किसने किया था? बिहारी लाल। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 49 का ए ऑप्शन सही है। और बिहारी दास का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1603 ईस्वी में। कब हुआ था? 1603 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था। बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1663 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। अगर प्रश्न ये आ जाता है कि कौन ऐसा कवि है जो ग्रामीण स्त्रियों की बुराई किया है, तो हिंदी साहित्य या रीतिकाल में मात्र एक ऐसा कवि है, बिहारी लाल, जो ग्रामीण स्त्रियों की बुराई करता है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 50। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। अब महाभोज रचना है किसकी? तो महाभोज रचना ये मन्नू भंडारी की है। किसकी है? मन्नू भंडारी की रचना है। और ये किसकी पत्नी थी? राजेंद्र यादव। किसकी पत्नी थी? राजेंद्र यादव। महाभोज रचना मन्नू भंडारी की है।
और इसका मुख्य पात्र, मन्नू भंडारी का उपन्यास का मुख्य पात्र विशेषर अर्थात उर्फ बीसू, विशेषर उर्फ बीसू, विशेषर, विशेषर उर्फ बीसू, ये महाभोज उपन्यास का मुख्य पात्र है। विशेषर अर्थात या उर्फ जो है बीसू, यह जो है महाभोज उपन्यास को हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कहा जाता है। कौन सा? प्रथम राजनीतिक, राजनीतिक, इसे हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास भी कहा जाता है। अब इसमें हम लोग जान लिए महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की रचना है और मन्नू भंडारी जी ने इसका नाट्य रूपांतरण भी किया था। इसका महाभोज उपन्यास का मुख्य पात्र विशेषर अर्थात उर्फ बीसू था और यह हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है। हिंदी का कैसा उपन्यास है? प्रथम राजनीतिक उपन्यास है। अब इसमें पूछ रहा है प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? 50 का सी ऑप्शन अर्थात राजनीतिक समस्या को उजागर किया गया है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 51। वापसी किस विधा में रचित है? वापसी जो है किस विधा में रचना है? वापसी अब देखिए जो है वापसी किस विधा की रचना है? अब वापसी उपन्यास उषा प्रेमवदा की है। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, गलत है। अब देखिए वापसी उपन्यास जो था, वापसी कहानी, वापसी कहानी उषा प्रेमवदा की है। उषा प्रेमवदा, उषा प्रेमवदा की कहानी है, प्रेमवदा की कहानी है, ठीक। और वापसी उपन्यास, वापसी उपन्यास गुलशन नंदा का है। किसका है? गुलशन नंदा का उपन्यास है। कहानी उषा प्रेमवदा की है वापसी, और उपन्यास जो है गुलशन नंदा का उपन्यास है। इसमें जो है गुलशन नंदा के उपन्यास में दो जुड़वा भाइयों की कहानी का वर्णन है। इस प्रकार 51 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 52। प्रश्नोत्तर नंबर 52 देखिए, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। किसकी रचना है? किसकी पंक्ति है? कबीरदास की, कबीरदास की पंक्ति है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 52 का ए ऑप्शन सही होगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 53। प्रश्नोत्तर नंबर 53 देखेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। अब फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी प्रदेश से संबंधित है। किस प्रदेश से है? बिहार प्रदेश से। सॉरी, फणीश्वरनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। तो फणीश्वरनाथ रेणु का संबंध बिहार प्रदेश से है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 53 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका प्रथम आंचलिक उपन्यास जिसे माना जाता था मैला आंचल था। प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। किस सन में लिखा गया था? 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में जिसे लिखा गया था। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 54। विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली किस भाषा, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? प्रश्नोत्तर नंबर 54। विद्यापति को
मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल। अगर यह प्रश्न आ जाता है मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो विद्यापति जो है मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है। पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 54 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 55। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? प्रश्नोत्तर नंबर 55 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात बिहारी लाल राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 56। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? और कादंबरी के रचयिता कौन है? संस्कृत भी आप में है के सब्जेक्ट में है ना। कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट। और शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी किस विधा की है? शेष कादंबरी जो है उपन्यास है। क्या है? यह उपन्यास है। किसका उपन्यास है? डी अलका सरावगी। किसका उपन्यास है? अलका सरावगी का। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेष कादंबरी अलका सरावगी का उपन्यास है और कादंबरी जो है बाणभट्ट की रचना है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 57। प्रश्नोत्तर नंबर 57 राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। तो राग दरबारी सन 1968 ईस्वी में लिखा गया था। किस ईस्वी में लिखा गया था? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी। सन 1968 ईस्वी में रिपोर्ताज शैली में लिखा गया था। किस शैली में? रिपोर्ताज शैली में लिखा गया था। रिपोर्ताज शैली में राग दरबारी सन 1968 ईस्वी में रिपोर्ताज शैली में लिखा गया था। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? श्रीलाल शुक्ल। अर्थात 57 प्रश्नोत्तर संख्या 57 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 58। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट किसका? बालकृष्ण भट्ट आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 59। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार जो है गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी हैं। अर्थात 59 का कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? सन 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में जन्म और 1885 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। 1885 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। भारतीय युग की शुरुआत कब हुई थी? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 60। प्रश्नोत्तर नंबर 60 देखेंगे भ्रमर गीत के रचयिता कौन हैं? तो भ्रमर गीत और भ्रमर दूत के रचयिता कौन थे? भ्रमर दूत। भ्रमर दूत दोनों रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और कई बार पूछी गई हैं। भ्रमर दूत के रचयिता सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न थे। और भ्रमर गीत की रचयिता जो है सूरदास जी थे। कौन थे? सूरदास जी थे। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 60 का ए ऑप्शन सही है। 60 का ए ऑप्शन सही है। और भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत किसने की थी? विद्यापत जी ने। किसने की थी? विद्यापत जी ने की थी। यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 60 का ए ऑप्शन सही। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 61। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? तो
तो बीओ का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 61 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 62, संदेश राशक की रचयिता कौन है? संदेश राशक की रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता जो है संदेश राशक, यह एक अपभ्रंश में लिखित खंड काव्य है। अपभ्रंश में लिखित कैसा है? खंड काव्य है, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश में लिखित क्या है? खंड काव्य है। इसे विरह काव्य भी कहते हैं। इसे जो है विरह काव्य भी कहते हैं। संदेश राशक को विरह काव्य भी कहते हैं। यह 223 छंदों की रचना है। कितने छंदों की? 223 छंदों की रचना है। अब हमको बताइए संदेश राशक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान या अब्दुर्रहमान भी इन्हें कहते हैं, अर्थात 62 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 63, साखी के रचयिता कौन है? साखी के रचयिता कौन है? कबीर दास की एकमात्र रचना थी बीजक। क्या थी? बीजक, जो 3 भागों में विभक्त थी, साखी, शबद और रामायणी। साखी, शबद, रामायणी, जिसका संकलन किसने किया था? इन तीनों का संकलन किसने किया था? धर्मदास जी ने। धर्मदास, और धर्मदास कौन था? कबीर दास के शिष्य थे। तो अब बताइए साखी के रचयिता कौन है? कबीर दास। साखी के रचयिता कौन है? कबीर दास। प्रश्नोत्तर नंबर 63 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 64, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, किसका कथन है? तो यह जो है प्रश्नोत्तर नंबर 64 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बैर मतलब शत्रुता, क्रोध का, अगर आप क्रोध करेंगे तो शत्रुता होगी ही। तो अचार जो है अचार या मुरब्बा है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 64 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 65, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति भामा की हो जाएगी, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 65 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 66। प्रश्नोत्तर नंबर 66 देखेंगे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रश्नोत्तर नंबर 66। अब यहाँ पे बताइए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें पूछ रहा है कि निम्न के रचयिता कौन है? तो निम्न के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त जी है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 66 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, क्योंकि यमक अलंकार की परिभाषा होती है, एक शब्द फिर परय अर्थ अवर ही होय ता यमका अलंकार कहावै। जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक के अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? इसमें यमक अलंकार होगा। और इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। और मृत्यु जो है 1964 ईस्वी में हुई थी। 1964 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। और सिया राम शरण गुप्त कौन थे? इनके छोटे भाई थे। सिया राम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 66 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 67। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो अमीर खुसरो जो है भक्ति काल के कवि ना होकर यह आदिकाल के कवि हैं। और आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? संवत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक। कब से? संवत 1050 से लेकर संवत 1375 विक्रमी तक, 1375 विक्रमी तक ये आदिकाल का समय माना जाता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 67 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 68। निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? निम्न में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो प्रश्नोत्तर नंबर 68 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, नामवर सिंह को। और इनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नए प्रतिमान। किस रचना पर? नए प्रतिमान। नए प्रतिमान नए प्रतिमान रचना पर, नए प्रतिमान रचना पर 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अर्थात 68 का बी ऑप्शन सही हो जाए। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 69। पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है? प्रश्नोत्तर नंबर 69। तो पृथ्वी राज रासो चंदबरदाई की रचना थी। किसकी रचना थी? चंदबरदाई की रचना थी। चंदबरदाई की रचना थी और यह आदिकाल की रचना है। किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 70। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो नामवर सिंह ने अधिकांशतः आलोचना ही लिखा है। अर्थात 70 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 71। आत्मजयी के रचयिता कौन है? आत्मजयी के रचयिता कौन है? अब आप लोग जो है प्रश्नोत्तर नंबर 71 का उत्तर देंगे। तो आत्मजयी के रचयिता जो है कौन हो जाएंगे? कुंवर नारायण। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 71 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है कठोपनिषद नचिकेता के प्रसंग, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। कठोपनिषद के नचिकेता के प्रसंग पर लिखा गया है। और किस सन में आत्मजय लिखा गया था? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। आत्मजयी कठोपनिषद के नचिकेता के प्रसंग पर लिखा गया सन 1965 ईस्वी में। और इसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। कौन हो जाएंगे? कुंवर। अर्थात 71 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 72। प्रश्नोत्तर नंबर 72 में जो है रामलला नाछू के रचनाकार कौन हैं? तो रामलला नाछू के रचनाकार राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी हैं। कौन है? राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि, राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास है। यह भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 73। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन, अगर यह पूछ दे आषाढ़ का एक दिन की विधा क्या है? तो नाटक है। तो इसके पूछा रहा है कि इसके रचयिता कौन हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 73 का अब आप लोग उत्तर देंगे। तो आषाढ़ का एक दिन जो है सन 1958 ईस्वी में लिखा गया था। किस सन में लिखा गया था? 1958 ईस्वी में। अर्थात 1958 में प्रकाशित हुआ था। और इसके रचयिता कौन है? मोहन राकेश। इसके रचयिता मोहन राकेश है।
यह 1958 में प्रकाशित हुआ और 1959 ईस्वी में इसे संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला। संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। यह कालिदास के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 73 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 74। प्रश्नोत्तर नंबर 74 हम देखेंगे, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। तो संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार जो है सुदामा पांडे धूमिल जी थे, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 74 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह संसद से सड़क तक धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह है। कौन सा है? प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें इनकी लगभग 25 कविताएं संग्रहित हैं। 25 कविताएं संग्रहित हैं। धूमिल का संसद से सड़क तक प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें इनकी लगभग 25 कविताएं संग्रहित हैं। और इन्हें किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? धूमिल को किस रचना पर मिला था? कल सुनना मुझे पर 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखिए, पिछली बार से इधर जो है 2016 के बाद से पेपर पूछने का पैटर्न बदल चुका है। क्योंकि पहले ये रहता था, जो प्रसिद्ध कवियों की प्रसिद्ध या मुख्य रचनाएं रहती थीं और पुरस्कृत रचनाएं थीं, उन्हीं को मुख्य रूप से सिर्फ पूछा जाता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि जो भी कब पुरस्कृत हुए हैं उनकी टोटली रचनाएं सब प्रसिद्ध हैं। किसी को गौड़ मान के मत चलिए, क्योंकि 2021 का जो पेपर था उस हिसाब से जो है ये नहीं आप कह सकते हैं कि पेपर किस प्रकार का आएगा। अगर पेपर टफ दे दिया तो उसके लिए जब आपका संपूर्ण अध्ययन रहेगा, संपूर्ण अध्ययन का तात्पर्य यह होता है कि जितने भी पुरस्कृत कवि हैं उनकी सभी रचनाओं का अच्छे ढंग से गहन अध्ययन हो, उनकी टोटली रचनाओं का। और इसके बाद हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं। 7-8 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जो है हम आपको बच्चन सिंह की किताब जो है पढ़ाना शुरू करेंगे। अब हम देखेंगे अगला, देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 75। प्रश्नोत्तर नंबर 75 75 प्रश्नोत्तर नंबर 75 देखिए, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं सर्कस उपन्यास के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। भीष्म साहनी नहीं, सर्कस उपन्यास भीष्म साहनी, इसमें से कोई नहीं होगा, ये गलत दिया है। यहाँ पे जो है सर्कस उपन्यास जो है संजीव का था। सर्कस उपन्यास संजीव का है। ऑप्शन जो है सही नहीं है, संजीव। सर्कस उपन्यास संजीव का है। सर्कस उपन्यास संजीव का है। और सर्कस कहानी, सर्कस जो है सर्कस कहानी कमलेश्वर की है। किसकी है? कमलेश्वर। सर्कस उपन्यास के लेखक संजीव हैं और सर्कस कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर है। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, गलत है उत्तर जो है। तो ये तैयार करिए, सर्कस उपन्यास के लेखक संजीव
और सर्कस कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 76। प्रश्नोत्तर नंबर 76 देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बास माने सुगंध, बास माने क्या होता है? सुगंध। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता संत रैदास जी हैं। कौन है? संत रैदास जी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 76 का ए ऑप्शन सही हो जाए। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 77। जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है जिसकी जिस प्रकार की भावना या विचार होता है वह जो है सामने वाले को उसी प्रकार से देखता है। जैसे एवरीथिंग गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। इस संसार में कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती है, हमारे विचार ही उसे अच्छा बुरा बनाते हैं। वही तुलसीदास भी कहती हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अर्थात 47 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 77 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 78। कौन सा? प्रश्नोत्तर नंबर 78 देखेंगे। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। तो प्रेम पचीसी कहानी के रचनाकार जो है मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 78 का ए ऑप्शन सही है। और यह प्रेम पचीसी 1923 ईस्वी में लिखी गई थी। किस सन में? 1923 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। अब अगर यह पूछ ले कि प्रेमचंद का प्रथम कहानी कौन थी? प्रेमचंद की प्रथम कहानी, तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत थी। सौत जो सन 1915 ईस्वी में लिखी गई थी, 1915 ईस्वी में। और प्रेमचंद की अंतिम कहानी, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती? कफन। कफन 1936 ईस्वी की। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है सौत, 1915 ईस्वी में जो लिखी गई जो है। और प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन जो 1936 ईस्वी में लिखी गई। और प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी थे जो सन 1923 ईस्वी में लिखा गया था। किस सन में लिखा गया था? 1923 में। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 79 अर्थात 79। प्रश्नोत्तर नंबर 79 देखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? 79 का है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 79 का डी, साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 80, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? या निबंध भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और निबंध का लेखक भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। इनके और कुछ प्रसिद्ध निबंध थे। वो कौन से हैं? सकब आम अमेरिका सरदार, सकप आम, सकप आम अमेरिका, सकप आम अमेरिका। अब ये आम का मौसम चल रहा है ना, जब बाग लोग जो है जिसको दे दिया जाता है बाग रखाने के लिए आम का, वो उसको रखाता है कि कोई दूसरा जो है आके न ले ले। लेकिन बच्चे जो होते हैं डरते डरते अर्थात सकपका के जो है जब जाते हैं तेजी से दौड़ने और कोई तेजी से बोल दिया ए कहाँ आ रहा है, तो सकपकाते हैं लेकिन फिर भी आम उठा लेते हैं। और अपने इन्हीं निडरता की वजह से धीरे धीरे जो है आम खा खा के पढ़ते पढ़ते जो है अमेरिका जैसे दो देश पर भी राज करने के बराबर हो जाते हैं। सा से क्या हो जाएगा? सच्ची वीरता। सा से सच्ची वीरता,
सा से सच्ची वीरता हो जाएगा। का से कन्यादान, का से कन्यादान, कन्यादान। पा से पवित्रता, पवित्रता, पा से पवित्रता। आ से आचरण की सभ्यता, आ से क्या हो जाएगा, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता। और माँ से मजदूरी और प्रेम, माँ से मजदूरी और प्रेम। और अमेरिका से अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। ये जो है शॉर्ट वीडियो में भी डाला गया है सरदार पूर्ण सिंह के निबंध सकप आम अमेरिका। अब हो जाएगा प्रश्नोत्तर नंबर 80 तक हो गया। अब इसके आगे का क्वेश्चन 125 तक जो है आपको अगले वीडियो अर्थात भाग 5 में बताया जाएगा, अर्थात सॉल्व कराया जाएगा।